Countrywide। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत में शहरों और कस्बों में ठेली के जरिए सामान बेचना और खाद्य वस्तुएं बेचकर आजीविका कमाना एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और इस व्यवसाय में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इन्हीं लोगों को आर्थिक तंत्र में औपचारिक तरीके से जोड़ने के लिए और इन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी और इस योजना को कल ही कैबिनेट की एक मंजूरी के तहत 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें कुछ और नए प्रावधान भी किए गए हैं। तो आज हम कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के विस्तार और किस तरह से ये योजना एक बहुत बड़े वर्ग को फायदा पहुंचा रही है उस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद, नमस्कार। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, अपनी सहयोगी श्रेया पाठक की एक खास रिपोर्ट सुनते हैं जिसमें उन्होंने कैबिनेट में इस योजना के विस्तार को मिली मंजूरी और इस योजना के तमाम पहलुओं पर चर्चा की है। आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने को मंजूरी दी है। ये ऋण अवधि अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना का कुल खर्च 7,332 करोड़ रुपए है। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1,15,00,000 लाभार्थियों को लाभ देना है। अगर हम इस पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इस योजना में पहली किश्त के ऋण को 10,000 से 15,000 रुपए तक बढ़ाया गया है और दूसरी किश्त के ऋण को 20,000 से 25,000 रुपए तक बढ़ाया गया है, जबकि तीसरी किश्त में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रावधान और खुदरा एवं थोक लेन देन के लिए डिजिटल कैशबैक का प्रोत्साहन शामिल किया गया है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान कठिनाइयों का सामना करने वाले रेहड़ी पटरी वालों की सहायता के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत से ही ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए वित्तीय सहायता से कहीं अधिक साबित हुई है और इस योजना ने उन्हें अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए एक पहचान और औपचारिक मान्यता प्रदान की है। पीएम स्वनिधि योजना ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। 30 जुलाई 2025 तक 68 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को 13,797 करोड़ रुपए के 96 लाख से ज्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं। डिजिटल रूप से सक्रिय 47 लाख लाभार्थियों ने लगभग 6 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 557 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेन देन किए हैं, जिससे उन्हें कुल 241 करोड़ रुपए का कैशबैक मिला है। श्रेया पाठक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। शिशिर जी, जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में सुना कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक इस योजना को पहुंचाया गया, लोग इससे लाभान्वित भी हुए और कल जिस तरह से कैबिनेट ने इस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है, तो किस तरह से आने वाले समय में ये योजना और लोगों को आर्थिक और औपचारिक तंत्र में जोड़ेगी और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग इससे जुड़ा हुआ है, उसे फायदा पहुंचाएगी। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा जो है वो उन कारोबारियों का है जिनको हम असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र से कहते हैं और इनमें से भी एक बड़ा हिस्सा वो है जो कि रेहड़ी पटरी पर कारोबार करते हैं। हालांकि अगर आप इनके प्रति कारोबारी की आप रकम देखेंगे तो वो भले ही छोटी हो, लेकिन उनका अगर पूरा का पूरा जोड़ देख लें तो वो काफी बड़ी रकम बन जाती है। एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि रेहड़ी पटरी वाले अपने साथ अकेले काम नहीं करते, 2 या 4 लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो एक रोजगार की व्यवस्था बनती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पूंजी जो है वो जिसकी जरूरत इनको दूसरे व्यवसायियों की तरह होती है, वो पूंजी की जरूरत कैसे पूरी की जाए। अब उसका अगर संगठित क्षेत्र से ना मिले, जैसे बैंक या वित्तीय संस्थाओं से नहीं मिले, तो जाहिर सी बात है कि वो अनौपचारिक क्षेत्र में जाएंगे जहां पर ब्याज की दर काफी ज्यादा होती है और वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए महामारी के दौरान जो है एक सहायता योजना शुरू की गई थी और इसका मूल मकसद ये है कि बगैर किसी चीज गिरवी रखे आपको पूंजी मिल सके। और पूंजी कहते हैं ना कि कारोबार चलाने के लिए आपको लगातार पूंजी की जरूरत
होती है, इसलिए 3 किस्तों की बात की गई है। अब वो 3 किस्तों में आप 50,000 रुपए की जो आखिरी जिसे कहा जाए किस्त है, जिसके जरिए आप अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। अब जो विस्तार करने में जो सबसे ज्यादा जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है, एक तो कि रकम बढ़ाई गई है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपका रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए आप बाजार से खरीदारी कर सके और उस पर आपको कैशबैक भी मिले। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि इस योजना का जो नया स्वरूप है वो काफी लाभकारी हो सकता है उन व्यापारियों के लिए जो भले ही रेहड़ी पटरी पर कारोबार करते हो लेकिन अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान करते हैं। इस योजना का बहुत बड़ा मकसद रहा है कि डिजिटल प्रणाली से रेडी पटरी वाले जो व्यवसायी हैं उनको जोड़ना, और इसीलिए कई प्रोत्साहन भी इसमें दिए गए, जैसे डिजिटल कैशबैक या रुपए क्रेडिट कार्ड की जो अभी आपने चर्चा की। तो जब डिजिटल अर्थव्यवस्था से एक व्यवसायी वर्ग बहुत बड़ा जुड़ता है तो कैसे उसके लिए सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि और तमाम चीजें भी उसके लिए बहुत फायदेमंद हो जाती हैं, और कैसे पीएम स्वनिधि योजना ने सुनिश्चित किया है कि डिजिटल अर्थतंत्र से जुड़कर एक बहुत बड़ा वर्ग फायदा ले रहा है। डिजिटल व्यवस्था में आने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जो नगद रखने और नगद के जो एक कहा जाए कि एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने, बैंक में जमा करने और इस तरह के जो खर्चे होते हैं उससे बच जाते हैं, और दूसरी तरफ आपका जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो जब आप डिजिटल लेन देन करते हैं और आपने महसूस किया होगा कि जहां कहीं भी ये छोटे पटरी पर कारोबारी हैं, ये क्यूआर कोड अभी अपना रखा है इन्होंने, अब और उसका दायरा बढ़ा करके जैसे इनको रुपए क्रेडिट कार्ड दे दिया गया या कैशबैक की बात कही गई, इसके जरिए फायदा क्या होगा? इसका मकसद ये है कि आप डिजिटल में न केवल भुगतान स्वीकार करें बल्कि डिजिटल में ज्यादा से ज्यादा भुगतान करें। अब आप ये भी समझिए कि 1600 रुपए का कैशबैक सुनने में तो बड़ी छोटी रकम लगती हो, लेकिन एक छोटे से रेहड़ी पटरी के कारोबारी के लिए 1600 रुपए की रकम काफी मायने रखती है और ये उनके मुनाफे में बढ़ोतरी करती है। एक और पहलू इसका ये भी है कि जब आप कारोबार व्यवसाय कर रहे हैं और आपको सामान खरीदने की जरूरत है, जेब में नगद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में है जो आपके क्यूआर कोड से जुड़ा हुआ है तो आप जाहिर सी बात है कि लेन देन करना और भी आसान हो जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस तरह की व्यवस्था ना हो तो आप असंगठित क्षेत्र में जाते हैं, जिससे आपको कारोबार की लागत बढ़ती है। जब आप संगठित क्षेत्र में आते हैं तो आपके लिए कारोबार की लागत को घटाना संभव हो पाता है। और एक महत्वपूर्ण पहलू ये हो जाता है कि जब आप वित्तीय लेन देन डिजिटल माध्यम के जरिए करते हैं तो कई तरह की सुरक्षा प्रबंध भी जो है वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। शुरुआती जो पहली और दूसरी किश्त में बढ़ोतरी की गई है 5-5 हजार रुपए की, ये कैसे लाभ और ज्यादा पहुंचाएगी जो छोटी और पहली किश्त ले रहे हैं? क्योंकि भले ही 5,000 रुपए की बढ़ोतरी है, लेकिन जब एक शुरुआत में आप कारोबार स्थापित करना चाहते हैं, एक रेडी पटरी के जरिए व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो ये रकम बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि इन रेहड़ी पटरी कारोबारियों में या छोटे व्यवसायियों में वित्तीय अनुशासन काफी बेहतर होता है। ऋण चुकाने के मामले में हम जितनी शिकायतें बड़े कारोबारी, बड़े उद्यमी, बड़े व्यवसायियों के बारे में सुनते हैं, उतने जो हमारे छोटे कर्जदाता हैं उनसे नहीं सुनते हैं। उनका वित्तीय अनुशासन बेहतर होता है। तो एक तरीके से उनके लिए एक पुरस्कार है कि आप समय पर कर्ज अदा कर दें तो आपको पहले 10,000 थे वो 15,000 रुपए हो जाएंगे, जहां पहले 15,000 रुपए थे वो आपको 20,000 रुपए हो जाएंगे, और आखिरी जो तीसरी किस्त है जो कि 50,000 रुपए पहले भी थी और अभी भी है। ये भी अब ध्यान में रखना है कि लोग कहते हैं 15,000 रुपए में क्या होता है, लेकिन एक रेहड़ी पटरी वालों के लिए रोज के सामान को खरीदना और रोज बेचना, उसके लिए 15,000 रुपए की रकम काफी महत्व रखता है। तो मुझे लगता है कि एक वित्तीय अनुशासन को देखते हुए उन्हें एक पुरस्कार देने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ ये प्रोत्साहन और भी उसका दायरा फैलाने की कोशिश है कि लोग नियमित तौर पर कर चुका है, क्योंकि दूसरी किस्त आपको तभी मिलेगी जब पहली किस्त का आपने पुनर्भुगतान कर दिया हो, तीसरी किस्त आपको तभी मिलेगी जब आपने दूसरी किस्त का भुगतान कर दिया हो। तो एक वित्तीय अनुशासन को और मजबूत करने की दिशा में ये एक कदम है। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इसमें और प्रोत्साहन दिया गया है, जो खासतौर पर अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, कस्बे हैं, वहां तक भी इस योजना का विस्तार होगा और लोग अपने लिए आजीविका के अवसर के तौर पर पीएम स्वनिधि योजना की ओर रुख करेंगे? एक बड़ी परेशानी क्या होती है कि हमारे यहाँ अभी भी ये जो व्यवस्था है कि नौकरी करनी है, और नौकरी करने में भी क्या है कि हमको सरकारी नौकरी करनी है। अब नौकरी और रोजगार के बीच का हमें अंतर समझना हो तो यहाँ पर इस तरह की जो योजनाएं होती है, पीएम स्वनिधि योजना है, वो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए है। जी। आप जब छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करते हैं, आप अपनी उद्यमिता का प्रदर्शन करते हैं और वही छोटा कारोबार आगे चल करके बड़े कारोबार में तब्दील हो जाता है। आप ध्यान रखें कि एक देश में आज जो एक नमकीन के एक बड़े व्यवसायी हैं, उन्होंने बहुत ही छोटे स्तर पर काम शुरू किया और आज वो कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो ऐसे कई छोटे उद्यमी हैं जिनके भीतर की संभावनाएं कम नहीं है, लेकिन उन संभावनाओं को सजीव करने के लिए
लिए जरूरी है कि उनको हम किस तरीके से प्रोत्साहन देते हैं। तो आने वाले समय में जैसा कि कहा गया है कि नए स्वरूप में 2030 तक जो इस योजना का विस्तार है, लगभग 50 लाख नए व्यवसायी इससे जोड़ने की कोशिश होगी। यानी कि आप 50 लाख नए उद्यमियों के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। इसमें से अगर आप समझिए कि 10% भी अगर बड़े उद्यमी में या मझोले आकार के उद्यमी में तब्दील हो जाते हैं तो व्यवस्था का जो औद्योगिकरण है, औपचारिकरण है, वो किस तरीके से फैलेगा, आप इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब औपचारिक तंत्र से कोई सामाजिक वर्ग जुड़ता है तो दूसरी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में इससे मदद मिलती है। अगर हम पीएम स्वनिधि योजना को ही लें, इससे जुड़े जो बहुत बड़ा व्यवसायी वर्ग है वो या तो प्रवासी है या अपनी आजीविका के लिए वो इस तरह से व्यवसाय को चुनता है, तो उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। तो ऐसे में किस तरह से पीएम स्वनिधि योजना के तहत जब बहुत बड़े वर्ग को औपचारिक अर्थव्यवस्था में ला रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ा हमारे पास डेटा तैयार हो रहा है जिससे कि जो दूसरी सामाजिक सुरक्षा की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन तक उनका लाभ भी पहुंचे। तो कैसे ये योजना एक बहुत बड़ा आंकड़ा तैयार कर रही है दूसरी सामाजिक सुरक्षाओं के लिए। देखिए, औपचारिकरण पहली सीढ़ी है। आप इस सीढ़ी पे चढ़ करके सरकार की जो दूसरी तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो आप सुरक्षा की योजनाएं कह लें, पेंशन की योजनाएं कह लें, या फिर हम सामाजिक सुरक्षा के या सामाजिक कल्याण के दूसरी योजनाओं की बात कर लें, उन योजनाओं के लिए आपको पता होता है कि किस व्यक्ति को हमें ये सुविधा देनी है। एक पहलू तो यह है। दूसरा यह है कि चूंकि इस व्यवस्था में आप डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके पास बैंक खाता उपलब्ध होता है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण भी इसके जरिए संभव हो पाता है। क्योंकि कई बार ये शिकायत सुनने को मिलती है कि अमुक व्यक्ति को सरकारी योजना का फायदा नहीं मिला क्योंकि उसके पास जो तमाम दस्तावेज होने चाहिए थे, तमाम जो आधार होने चाहिए थे, वो मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आप इस व्यवस्था में आ जाते हैं, औपचारिकरण में आ जाते हैं, तो सरकार की दूसरी जो कल्याणकारी या जो सुरक्षा की योजनाएं हैं उनके लिए आपका रास्ता खुल जाता है। दूसरी तरफ सरकार को यह भी पता चलता है कि किस क्षेत्र में कहां पर किस तरह की परेशानी है। मान लीजिए कि आपने एक क्षेत्र में कर्ज दिया और उस क्षेत्र में वहां पर कर्ज की अदायगी, वहां पर किसी भी तरह की परेशानी है, तो सरकार उस क्षेत्र विशेष के लिए भी योजना बनाने में उसके लिए आसानी हो सकती है। तो एक तरफ आपके औपचारिकरण से सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का रास्ता खुलता है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से नीतिगत दखल करने के लिए एक आधार तैयार होता है। भारत में सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो पैटर्न बनाया है कि कोलैटरल फ्री लोन, बिना गारंटी का लोन, ब्याज में सब्सिडी, इस तरह से लोगों को लोन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चाहे हम मुद्रा योजना में भी देखें तो इसी तरह से सरकार ने इस अप्रोच के साथ काम किया। और पीएम स्वनिधि योजना जिसमें कि आप 10, 20, 50 हजार का ऋण ले रहे हैं, लेकिन वो आपको कोलैटरल फ्री मिलेगा, जिसके लिए पहले बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, या बैंकों से नहीं बल्कि इतने छोटे ऋण के लिए लोग हैं वो किसी भी व्यक्ति या किसी और दूसरे स्रोत पर निर्भर हो जाते थे और ज्यादा ब्याज दे देते थे। तो ऐसे में सरकार ने बैंकों से लोगों को कोलैटरल फ्री लोन देना और ब्याज में सब्सिडी के साथ लोन देना, इस तरह से जो उद्यमिता को लेकर एक इकोसिस्टम बनाया है, वो कैसे काम कर रहा है। देखिए, उद्यमिता में अगर शुरुआती पूंजी की बात करें वो तो एक मुद्दा होता है। शुरुआती पूंजी के बाद कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल की जो आपको निरंतर जरूरत होती है। बिल्कुल। और वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी कितने आसान शर्तों पर, और वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है जहां पर आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है और आपको मिल जाता है, तो एक ये भी बात होती है कि जब आपको सरकार इस तरह का प्रोत्साहन दे रही हो तो वहां पर आप इस बात की एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हम इसको समय पर चुका दें। दूसरा प्रोत्साहन ये भी कि अगर आपने 10,000 की किस्त समय पर चुका दी तो 15,000 का रास्ता खुलेगा। अब जो नई व्यवस्था उसमें 15,000 समय पर चुका दे तो 20,000 का रास्ता खुलेगा। 20,000 समय पर चुका दे तो आपको 50,000 का रास्ता खुलेगा। बैंक को पता है कि इसको पैसा दिया जा सकता है। ये इस योजना का मूल मंत्र है। बहुत धन्यवाद शिशिर जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और पीएम स्वनिधि योजना पर आपने बहुत जरूरी जानकारी के साथ एक विश्लेषण हमारे सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Countrywide